इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज में आला सतह पर तकर्रो तैनातियाँ, 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ कोर कमांडर लाहौर तैनात, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तैनातियां कर दी गई हैं। 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ को कोर कमांडर लाहौर तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए हैं। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रो तैनातियाँ की गईं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ कोर कमांडर लाहौर तैनात किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात किए गए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज में आला सतह पर तकर्रो तैनातियाँ की गई हैं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील किए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ कोर कमांडर लाहौर तैनात किए गए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान तैनात किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए हैं। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तैनातियाँ की गई हैं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ को कोर कमांडर लाहौर तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तैनातियाँ की गई हैं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ कोर कमांडर लाहौर तैनात किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए हैं। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रो तैनातियाँ की गई हैं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील किए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ कोर कमांडर लाहौर तैनात कर दिए गए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात किए गए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रो तैनातियाँ की गई हैं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ कोर कमांडर लाहौर तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मजीद एहसान IG आर्म्स मुकर्रर, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन तैनात कर दिए गए। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तैनातियाँ की गई हैं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ कोर कमांडर लाहौर तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मजीद एहसान IG आर्म्स मुकर्रर किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें, ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है, पाक फौज में आला सतह पर तकर्रो तैनातियाँ की गई हैं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ कोर कमांडर लाहौर तैनात किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान तैनात किए गए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मजीद एहसान IG आर्म्स मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन तैनात किए गए हैं। तो आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तैनातियाँ की गई हैं, 5 कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए।
ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान तैनात किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदर्न कमांड तैनात किए गए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मजीद एहसान IG आर्म्स मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन तैनात किए गए हैं। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां की गई हैं। 6 मेजर्स जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। में आला सतह पर तरक्कियां। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 6 मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी तरक्की पाने वालों में शामिल है। मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल। चेयरमैन PTV नईम बुखारी का कहना है कि PTV रियासत का चैनल है, अपोजिशन को वक्त नहीं देगा। रियासती चैनल से हुकूमत के कामों को दिखाएंगे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, हुकूमत और अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। PTV है, ये कोई दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन व्हिच रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। ओनली गवर्नमेंट? ओनली गवर्नमेंट। सर, हुकूमत और अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। PTV है, ये कोई दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन व्हिच रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। ओनली गवर्नमेंट? ओनली गवर्नमेंट। चेयरमैन PTV नईम बुखारी का कहना है कि PTV रियासत का चैनल है, ऑपोजिशन को वक्त नहीं देगा। रियासती चैनल से हुकूमत के कामों को दिखाएंगे। उन्होंने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। तो आपको बता रहे हैं, चेयरमैन PTV नईम बुखारी का कहना है कि PTV रियासत का चैनल है, ऑपोजिशन को वक्त नहीं देगा। रियासती चैनल से हुकूमत के कामों को दिखाएंगे। चेयरमैन PTV नईम बुखारी कहते हैं कि 90 रोज़ में PTV को मुकम्मल बहाल करूंगा। PTV रियासत का चैनल है, ऑपोजिशन को वक्त नहीं देंगे, ऑपोजिशन को रगड़ा लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTV नईम बुखारी ने कहा कि PTV यूनियन के साथ मामलात प्यार और मोहब्बत से हल करूंगा। आपको बताते चलें कि चेयरमैन PTV नईम बुखारी का कहना है PTV रियासत का चैनल है, ऑपोजिशन को वक्त नहीं देगा। सीनियर सहाफ़ियों ने बैरिस्टर नईम बुखारी को चेयरमैन PTV लगाने पर सवाल उठा दिए। सहाफ़ियों का कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर में PTV को BBC की तरह खुद मुख्तार बनाने का वादा किया था। सहाफ़ियों का इस हवाले से कहना है कि PTV को BBC की तरह खुद मुख्तार बनाने का वादा किया था, जो अमली तौर पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सीनियर सहाफ़ियों ने बैरिस्टर नईम बुखारी को चेयरमैन PTV लगाने पर सवाल उठा दिए। इसी पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, चेयरमैन PTV लगाया गया है बैरिस्टर नईम बुखारी को, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अभी 2 दिन पहले ही जो हुकूमती इस्लाहात के जो साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी साबिक जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं एक और वजीर के साथ, और उन्होंने इस बात पर बड़ा फखरिया अंदाज में कहा था कि हम तमाम इदारों के जो सरबराहान हैं उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी और ये पूरा शफाफ तरीके से हम ये करेंगे। तो ज़रा कौम को ये लोग ये भी बताएं कि नईम बुखारी के लिए उनकी अपॉइंटमेंट के लिए इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। जो दूसरी बात है वो ये है कि वो आते ही उन्होंने जो बातें की हैं वो बहुत मज़ह का खेज है। एक तो वो वकील हैं और हमारा जो आइन है उसका आर्टिकल 7 अगर आप खोल के पढ़ें तो उसके अंदर रियासत की एक डेफिनेशन, एक वस्फ दी गई है कि रियासत क्या है। उसके अंदर लिखा है कि रियासत का मतलब हुकूमत, पार्लिमान, सूबाई असम्बलियाँ, सूबाई हुकूमत, वो तमाम इदारे जो टैक्स लगा सकते हैं वो रियासत के अंदर आ जाते हैं।
तो अगर पार्लिमान लिखा है रियासत के अंदर तो पार्लिमान के अंदर अपोजिशन भी है। तो इन्होंने ये कहना कि जी पीटीवी स्टेट चैनल होगा, रियासत का होगा और वो सिर्फ हुकूमत की करेगा, तो लगता है कि वकील साहब ने हमारे मुल्क का आइन भी नहीं पढ़ा। और ये जो बात है वो बहुत ही मज़ाक़ा खेज है उस जमात की तरफ से जिसने 2018 के इलेक्शन का जो प्रोग्राम मैनिफेस्टो दिया था मंशूर, उसके अंदर लिखा था कि हम पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान को बीबीसी के खतूत पर उसकी तंजीमें नौ करेंगे। तो बीबीसी में तो आपको अगर याद हो तो इराक जंग के दौरान उन्होंने टोनी ब्लेयर जो है उसकी मुखालफत की थी जंग की, वहाँ जिस तरीके से इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। तो ये इन्होंने एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज किस्म की बात की है। ये खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद हैं कौमी असम्बली और सेनेट में, उनको चाहिए कि वो इस मामले को उठाएं और इस मामले को पार्लिमान के अंदर तो करना ही चाहिए, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज करना चाहिए कि ये क्या मज़ाक़ा खेज। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साबिका गवर्नमेंट के हवाले से ये कहते आए हैं कि वो सिर्फ अपनों को नवाजते रहे हैं। अब नईम बुखारी उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, आप क्या समझते हैं कि इसी बुनियाद पर उनको चेयरमैन पीटीवी लगाया गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बहुत तफसील के साथ के ऊपर रोशनी डाल दी है। बहुत कम मेरे लिए गुंजाइश बाकी है कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन एक उनकी सादा तबीयत की वजह से मैं उनकी बात जो है उसके ऊपर तबसरा करना चाहूँगा। वो तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत और उनके जो कारिंदे हैं आगे वो आइन का पास करेंगे, वो अपने किए हुए वादों का पास करेंगे। बहुत हैरान कुन बात है मेरे लिए, इसलिए कि उनके जो 150 के करीब वादे, दावे और नारे थे, उनमें से 235 तो उनके ऊपर यू टर्न रखे हुए हैं। पहले कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है जो ये बीबीसी के हवाले से और पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से पूरा करेंगे? तो इसलिए उनसे ये तवक्को रखना जो है ये बिल्कुल बेकार बात है। और दूसरी बात ये कि जो कुछ वो कहते थे कि पहले गलत था, वही सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। वो कहते थे 35 रिश्तेदारों को नवाज शरीफ साहब ने अहम ओहदों पर लगा दिया, इन्होंने 65 से ज्यादा अपने दोस्तों को उनसे ज्यादा सेंसिटिव इदारों का सरबराह बना दिया है। तो ये तो हर एक चीज के डिनाइल मूड में है मौसूफ। जब वो कोरोना आता है सारी दुनिया उससे डरती है, तो वो कहते हैं कोरोना एक हल्का सा फ्लू होता है, आता है और चला जाता है, घबराने की बात नहीं है। घबरा के भी अब तो कौम के नब्ज रह गए हैं, मेरे ख्याल से घबराने की भी कैपेसिटी नहीं रह गई अवाम में। तो ये जो नईम बुखारी साहब का जो यानी तकर्रुर है, पहले तो उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। और दूसरा ये कि उनका जो बयान है उसने तो खैर कमाल ही कर दिया। आज तक मेरा ख्याल है हमारी जर्नलिस्टिक कैरियर में कोई 20 के करीब तो पीटीवी के एमडीज और चेयरमैन बदले होंगे। हमेशा ये सुना कहते हुए कि अपोजिशन को बराबर का वक्त दिया जाएगा ताकि उनको ये शिकायत खत्म हो कि स्टेट रन टीवी जो है वो सिर्फ स्टेट की प्रोजेक्शन करता है। इन्होंने बबांगे दोहल ये नारा लगा दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉन में खड़े होके कि ऐसी की तैसी अपोजिशन को तो हम रगड़ा देंगे। ये रवैये जो हैं ये क्या इशारा दे रहे हैं, क्या इंदिया दे रहे हैं? मेरे ख्याल से वो कुछ ज्यादा ढकी छुपी बात नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरीके से मिलिट्री फौजी डिक्टेटर्स के अहद में होता था कि जो उनका दिल चाहता था वो कह देते थे, जो उनका दिल चाहता था वो कर लेते थे। ये उसी तरफ एक इंदिया है। अब बाकी बातें जो है वो मेरा ख्याल है अवामुन्नास हमसे ज्यादा समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और नदीम बाबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को एनालाइज ना करेगा तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम होती जाएगी, और अगर एक जर्नलिस्ट की ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती तो फिर उसके पल्ले क्या रहता है? ऑब्जेक्टिविटी इज़ व्हाट अ जर्नलिस्ट डज। तो मैं आज चाहूँगा ये कि कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश कर दूँ और फिर चंद सवालात जो बार बार उठाए जा रहे हैं उनके जवाब मैं कई दफ़ा पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा दे देता हूँ। और आखिर पे 2-3 और पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें, उन पर भी मैं चंद जुमले कहूँगा और फिर जो आप लोगों के सवाल जवाब होंगे। सबसे पहली बात यह कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि पिछली हुकूमत में जब LNG इंट्रोड्यूस की गई पाकिस्तान में, तो LNG को पार्लियामेंट के एक्ट के तहत गैस की बजाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दिया गया।
अब इसका मतलब ये है कि जब ओगरा गैस की कीमत का तयन करता है तो वो LNG को उसमें शामिल नहीं कर सकता। इसका नतीजा ये है कि अगर हम LNG लेके आते हैं जो लोकल गैस से, मकामी गैस से महंगी है, तो जब तक हम उस LNG की कीमत वसूल ना कर पाएँ और ऐसे ख़रीदार जो वो पूरी कीमत देने को तैयार हों, हम वो LNG बेच नहीं सकते उनको। मसलन आज LNG की कीमत तकरीबन 1100 साढ़े 1100 रुपये पर मिलियन BTU बनती है। लेकिन यही अगर मकामी गैस हो तो उसकी औसत कीमत तकरीबन इससे आधी है। सो ये जो पिछली हुकूमत ने बात की, ये जो एक कानून बनाया, इसके पीछे क्या अवामिल थे वो फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मतलब है जो हमारे एंकर साहिबान और ख़ास तौर पे वो इस चीज़ को जानते बूझते इग्नोर कर रहे हैं। अब वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि जी LNG को गाजर मूली है, मैं कल जाके बाज़ार से ले आऊँ, परसों मैं किसी को बेच दूँगा। जो ख़रीदार दुगनी कीमत देने को तैयार है मैं उसी को बेच सकता हूँ ना। मैं अगर LNG फालतू ले आऊँ और लोग वो कीमत देने को तैयार ना हो तो मैं उस LNG को हवा में छोड़ूं। एक शिप LNG की $25 मिलियन की है। अगर मेरे पास कंफर्म्ड ऑर्डर नहीं है उन लोगों के जो LNG खरीदने को तैयार हैं और उसकी कीमत देने को तैयार हैं, तो मैं LNG ला के करूँगा क्या उसका। सो पहली बात तो ये जो एक कानून बनाया पिछली हुकूमत ने, इसकी आप इम्प्लिकेशन समझ लें। दूसरी बात यह कि पिछली हुकूमत ने 800 मिलियन क्यूबिक फीट के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। अब इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई LNG आज ख़रीदनी है तो जब तक मैं पहले वो 800 बेच नहीं लूँगा, मैं अगर कोई और ख़रीदता हूँ जो इस 800 से ऊपर है तो मैं फिर उस मखमसे में हूँ कि मैं उस फालतू LNG का क्या करूँ। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है, इन 27 महीनों में सितंबर 2018 से लेके इस महीने के आखिर तक, नवंबर 2020 के आखिर तक 35 कार्गो हमने स्पॉट के मंगवाए टोटल। लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि इन 27 महीनों में 9 महीने ऐसे थे कि जहां हमारी टोटल सेल LNG की 800 या 800 से थोड़ा कम थी। सो अगर मैं फालतू LNG ले आऊं तो मैं उन 1/3 महीनों में क्या करूं उस LNG का। मैं उसको हवा में छोड़ूं, 1100 की मंगवा के 150 रुपये पे बेचूं, मैं क्या करूं उसका। सर्कुलर डेट क्रिएट करूं। कानूनन मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा प्रीवियस गवर्नमेंट ने इन दो चीज़ों के बाद। अब इन दोनों को आप तनाजुर में रखें और फिर एक सवाल कहा जाता है कि जी आपने नए कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन किए, कीमतें तो बहुत गिर गई थी। आप प्रीवियस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी बहुत महंगी LNG ले आए, तो आपने क्या किया। चले मैं आपको बता देता हूं हमने क्या किया। ये 35 कार्गो जो सितंबर 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक, इस महीने के आखिर तक 35 कार्गो जो हम स्पॉट पे लाए, इनकी औसत कॉस्ट जो है वो 10.4% ऑफ ब्रेंट है। 10.4%। अब आप इसको खुद कंपेयर कर लें कि जो लॉन्ग टर्म। इस वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज और नदीम बाबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब और माड़ा में समुद्र किनारे खड़ी 40 कश्तियां डूब गईं। बारिश और तेज लहरों के बायस कश्तियां डूब गई हैं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 35 कश्तियां मुकम्मल तबाह हो गईं, 5 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अब और माड़ा में समंदर किनारे खड़ी 40 कश्तियां डूब गईं। बारिश और तेज लहरों के बायस कश्तियां डूबी हैं। तफसीलात समर अब्बास से जानते हैं। समर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें गुज़श्ता रात बारिश के बाद जब तेज़ हवाएं चली हैं तो इसके सबब हब और माड़ा के करीब समंदर में जो खड़ी 40 के करीब कश्तियां हैं वो डूब गई हैं।
بلوچستان فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے اپیل کی ہے پاکستان نیوی اور میری ٹائم سیکورٹی سے کہ وہ ان کشتیوں کے لیے نکالنے کے لیے ہماری مدد کریں، جبکہ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ 35 کشتیاں مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں اور 5 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کرونا کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اپوزیشن نے شرکت نہ کی۔ حکومتی اتحادی غوث بخش بہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم جلسوں میں عوام کو کہا جا رہا ہے آپ کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، جب تک قیادت سے بات نہیں کی جائے گی کرونا کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کرونا کا اجلاس میں اپوزیشن نے شرکت نہیں کی۔ حکومتی اتحادی غوث بخش بہر کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم جلسوں میں عوام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، جب تک قیادت سے بات نہیں کی جائے گی کرونا کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے اور اسی کے پیش نظر اہم اجلاس تھا جو کہ طلب کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت یہ اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن کو بھی دعوت دی گئی تھی، اپوزیشن نے شرکت نہ کی۔ حکومتی اتحادی غوث بخش مہر کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جلسوں میں عوام کو کہا جا رہا ہے آپ کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، جب تک قیادت سے بات نہیں کی جائے گی کرونا کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، اس حوالے سے آج اس اجلاس کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ کیسے کورونا کی تشویشناک صورتحال ہے اور اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں مختلف آراء جو ہے جی اس پہ بات کی گئی، لیکن اس میں یہ سامنے واضح ہوتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ سیاسی جلسے اور عوام کے اجتماعات کو ہمیں مکمل طور پر بند کرنا ہوگا، حکومت کو عوام کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اتنی تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے کہ لوگوں کے روزگار متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور ہمیں صورتحال کو سنبھالنا ہوگا ورنہ معاملات خراب ہوں گے۔ اسد عمر نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اپوزیشن عوام کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے اور کیا قومی قیادت کو اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا، لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ وہ عمل درآمد ضرور کریں۔ تو اس حوالے سے جو مختلف صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا گیا۔ اپوزیشن کے رویوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور افسوسناک رویہ قرار دیا گیا اپوزیشن کا کہ اس معاملے پر بھی وہ نہیں آ سکے۔ وہ بس مہر کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جلسوں میں عرفان بہت شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی، پیپلز پارٹی قیادت کی پی ٹی ایم کی موجودہ حکمت عملی تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی محاذ پر درپیش مشکلات کا ذکر کیا۔ مزید تفصیلات آزاد نوریوں سے جان لیتے ہیں۔ آزاد بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری سے کی گئی رات ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے انتہائی گہرائی سے مختلف معاملات پر غور کیا گیا۔ اس ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کی جانب سے پی ٹی ایم کی موجودہ حکمت عملی تبدیل کرنے کی بھی تجویز دے دی گئی ہے۔ اس میں سیاسی طور پر منظرنامے اور مستقبل کی سیاست کے تناظر میں نئی حکمت عملی بنانے پر بھی ان دونوں رہنماؤں کے درمیان اتفاق ہوا ہے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پی ڈی ایم کی حکمت عملی پر غور کیا، جس میں پی ڈی ایم کی گزشتہ جو فیصلے ہیں ان کے اثرات ہیں ان پر بھی بات چیت کی گئی۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نے سیاسی محاذ پر جو درپیش مشکلات ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور طے کیا گیا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لایا گیا ہے یہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو ریڈیوس کر کے اس لیول پہ لے آیا گیا ہے کہ اب یہ ایمرجنسی ٹائمز پہ صرف استعمال ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرمیوں میں پیک ٹائم پہ آپ کے تمام گیس کے پلانٹ چل رہے ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ جنریشن فرنس آئل پہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے گرمیوں میں جب ساری کیپیسٹی کو چلانا ہوتا ہے۔ یہ موٹے موٹے 7-8 سوال تھے جو مختلف میڈیا ہاؤسز اور پروگرامز اور پرنٹ میڈیا میں بھی چلتے رہے پچھلے چند ہفتوں میں، تو میں نے سوچا میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں۔ 2 میں اور باتیں کہوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے سوال۔ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم ایل این جی لاتے ہیں تو ایل این جی لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟
हम सबसे पहले ये देखते हैं कि तमाम सेक्टर्स की डिमांड को ऐड करते हैं, जिसमें पावर है, CNG है, फर्टिलाइज़र है, इंडस्ट्री है, और उसको पहले वो जो 800 के कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियस हुकूमत साइन कर गई हुई है उसके सामने रख के देखते हैं कि और हमें कुछ लाने की ज़रूरत है या नहीं, और जब हो तो उसके स्पॉट टेंडर्स करते हैं। आया हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस वक्त मार्केट सॉफ्ट है और अगले 1-1.5 साल सॉफ्ट रहेगी। कोविड का मामला है, आपको सबको मालूम है। तो स्पॉट और लॉन्ग टर्म दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्पॉट जो है वो समर में सस्ता होता है, सर्दियों में महंगा होता है, लॉन्ग टर्म एक नंबर मिल रहा होता है। अगर हमें कंसिस्टेंटली नज़र आ जाए कि जी 800 से ज़्यादा हमें चाहिए, हर महीने चाहिए, 900 चाहिए, 1000 चाहिए, 1100 चाहिए, तो हम और कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर लेंगे। लेकिन जब तक हमें ये तसल्ली ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब ने 2 साल के दौरान बिला इम्तियाज़ एहतसाब किया, ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश की। 2 साल के दौरान 363 अरब रुपए खजाने में जमा कराए। वो नैब हेडक्वार्टर में इजलास से खिताब कर रहे थे। इसी पर बात करते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान खान, चेयरमैन नैब का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर में एक आला सतही इजलास हुआ है और इस इजलास में नैब की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब ने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान सियासी रसूख से बालातर होकर बिला इम्तियाज़ एहतसाब पर सख्ती से अमल किया है। नैब ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मंतकी इंतजाम तक पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिशें की है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान नैब ने तकरीबन 363 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। नैब ने मुल्क से बदनवानी के खात्मे के लिए आगाही, तदारक और इन्फॉर्मेंस की पॉलिसी अपनाई है। नैब की कारकर्दगी और इस्तदा का में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। चेयरमैन नैब का मजीद कहना था कि नैब बदनवानी के खात्मे के लिए मौसर और फ़ाल इक़दाम कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। उधर गवर्नर हाउस सिंध के 5 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कोरोना वायरस जो है वो एक मरतबा फिर सिंध गवर्नर हाउस में दाखिल हो चुका है। सिंध गवर्नर हाउस के अंदर तकरीबन 48 मुलाजमीन का जो है वो कोरोना टेस्ट करवाया गया हुआ था, जिसमें से 5 मुलाजमीन को जो है वो उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उसके अलावा जो है वो 16 मुलाजमीन जो है उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तकरीबन अब तक 32 मुलाजमीन के जो है वो टेस्ट के नतीजे आए हैं, जिसमें से 5 मुलाजमीन जिसमें मुश्ताक लशारी, रेहान फारूकी, अब्दुल रशीद, अली हैदर और अब्दुल अजीज जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला निकले हैं। साथ ही साथ हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि मजीद जो मुलाजमीन हैं गवर्नर हाउस के, उनके भी कोरोना टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे और एक मरतबा फिर अगर ज्यादा लोगों में तशखीस हुई कोरोना वायरस की तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है उनका भी दोबारा कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन। इस्लामाबाद के तलबा तालीमी इदारे बंद होने पर खुश दिखाई नहीं दिए। तलबा का कहना है कि SOPs पर अमल कराएं और स्कूल खोल दिए जाएं। तलबा ने मजीद क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। स्कूल खुले रहने चाहिए क्योंकि हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो रही थी और बहुत अच्छा हम कर रहे थे। घर में हमारी रूटीन वाइज जो है वो सही नहीं थी बिल्कुल भी। टीचर क्लास में आते हैं, वो हमारे पास फुल अटेंशन होती है, हम कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे। तो मेरे नहीं लिहाज से कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए और जो स्कूल्स ओपन होने चाहिए। हमने आगे बोर्ड के पेपर्स भी देने, क्योंकि अब हमें पुराने पेपर्स की बेसिस पे पास नहीं किया जा सकता, तो अब हमने उसके लिए प्रिपरेशन तो हमने करनी है ना। लेकिन अगर हम बोलें कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन में अगर हमें कोई क्वेश्चन अब हमने करना होता है टीचर से, तो हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते कि ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं होती, लेकिन जो टीचर हमें सामने पढ़ा रही होती है कोई भी क्वेश्चन हम उनसे इजीली कर सकते हैं। मैंने छुट्टियों में पढ़ना है और पेपर्स की तैयारी करनी है ताकि एनुअल एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन आए मेरी। पहले ही हमारे काम में बहुत हर्ज हो गया था और अब फिर से छुट्टियां आ गई हैं। जो हम लोग क्लास में पढ़ सकते हैं हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। सियालकोट में ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली, नाले की खुदाई के दौरान इमारत ज़मीन बोस हो गई। नाले के लिए 8 फीट गहराई तक खुदाई की गई। 2 दुकानें और मुल्हिका इमारत भी गिर गई। मज़ीद तफसीलात मियाँ इशफाक से जान लेते हैं। मियाँ इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ज़िला इंतज़ामिया की इंतहाई नाकस हिकमत अमली सामने आई है, जहाँ पे एबट रोड पर
نالے کی کھدائی کی جا رہی ہے. یہ گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پر 8 فٹ سے گہرا یہ نالا جو ہے وہ کھودا جا رہا ہے، جس کے باعث ایک عمارت کی 2 دکانیں جو ہیں وہ گر گئی ہیں، جبکہ 2 دکانیں شدید اس کو جو ہے وہ خسارات لاحق ہو چکے ہیں. تو یہ انتظامیہ کی انتہائی ناقص حکمت عملی ہے. اوپر سے برسات ہے اور صورتحال یہ ہے کہ جو دیگر 7 آبادیاں ہیں ان تمام آبادیوں کو اس نالے کی وجہ سے جو ہے وہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے اس تمام صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی سامنے نہیں آئی. تو یہ ایبٹ روڈ پر ضلع انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے باعث نالا کھودنے سے عمارت گرنے سے جو گر گئی ہے، جس کے بعد علاقے میں جو ہے وہ شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے تاکہ باقی عمارتوں کو بھی جو ہے اس سے نقصان نہ پہنچے. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور احمد بلیٹی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. وفد نے بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مثالی اقدامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے. مزید تفصیلات قذافی بٹ سے جان لیتے ہیں. قذافی بٹ بتائیے گا. بالکل جی، اس ملاقات میں وفد نے جو ہے بلوچستان کے عوام کے لیے جو اقدامات اٹھائے کہ پنجاب کی جانب سے اس پر شکریہ ادا کیا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے وفد کو بتایا کہ سرکاری اور نجی یونیورسٹی میں بلوچستان کے طلبہ کے لیے ایک کوٹا مخصوص کیا گیا ہے، جبکہ جو وومن یونیورسٹی میں بلوچستان کی طالبات کے لیے 360 سیٹیں جو ہے وہ مختص کی گئی ہیں. عثمان بزدار کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں مختلف منصوبے بھی لگائے جا رہے ہیں اور بلوچستان کے ساتھ پنجاب کا اپنا ایک محبت کا رشتہ ہے اور بڑے بھائی کی حیثیت سے بلوچستان کی وہ ہر مدد معاونت اور مدد کریں گے. جبکہ بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور احمد کا کہنا تھا کہ صوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پنجاب کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کی خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں. جی قذافی بٹ بہت شکریہ. ملتان کے کلا کہنا قاسم باغ میں سیاسی رہنماؤں اور ورکرز کی طرف سے اسٹیڈیم کا تالا توڑنے پر تھانہ لوہاری گیٹ پولیس نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں علی قاسم گیلانی، جاوید صدیقی، شیخ طارق رشید، عبدالوحید آرائی اور عبدالقادر گیلانی سمیت 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. تو آپ کو بتا رہے ہیں ملتان کے قلعہ کوہنا قاسم باغ میں سیاسی رہنماؤں اور ورکرز کی طرف سے اسٹیڈیم کا تالا توڑنے پر تھانہ لوہاری گیٹ پولیس نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں علی قاسم گیلانی، جاوید صدیقی، شیخ طارق رشید، عبدالوحید آرائی اور عبدالقادر گیلانی سمیت 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادتیں بیرون ملک بیٹھ کر بھی نظریے کی حفاظت کرتی ہیں اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا. وہ لاہور کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو کر رہے تھے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں سیاسی قیادتیں ملک سے باہر بیٹھ کر بھی اپنی نظریے کی حفاظت کرتی ہیں اور تحریکوں کو لیڈ کرتی ہیں. یہ کوئی پہلی بار پاکستان میں نہیں ہو رہا، پاکستان میں بھی بارہا ہی ہو چکا ہے. ہر چیز جو ہے اس کی قیمت اوپر کی طرف جا رہی ہے، سستا تو کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی ہے اور مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی ہے. لوگ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، ہر آدمی جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، ہر گھر میں چولہے بجھ رہے ہیں. حکمرانوں کو نہ ملک چلانے کا تجربہ ہے، نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے، نہ وہ امپروومنٹ چاہتے ہیں کسی شعبے میں. پہلے احتساب کے نام پہ یہ تماشا اور ڈرامہ چلتا رہا، نیب کو پیچھے لگایا ہوا تھا، اب اینٹی کرپشن کو اور ایف آئی اے کو پیچھے لگایا ہوا ہے. آگے بڑھیں. لاہور کے یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء کی دستیابی ادھورا خواب بن گئی. سستا گھی اور دال ماش آج بھی نہیں مل رہی. یوٹیلٹی سٹور سے سستی اشیاء خریدنے والے لاہوریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات نبیل ملک سے جان لیتے ہیں. نبیل بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی آج شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر اگر اشیاء کی دستیابی کی بات کی جائے تو سستا گھی آج بھی یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دالوں کی بات کی جائے تو دال ماش جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب نہیں ہے. انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسا جیسے گیس کے پریشر میں کمی واقع ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے گھی کی پروڈکشن میں پرابلم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے سستا گھی جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ ماش کی دال کا سٹاک بھی جو ہے وہ گودام میں ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مختلف شہر کے جو چھوٹے بڑے یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں پر دال ماش بھی دستیاب نہیں ہے اور شہریوں کو دال ماش کے حصول میں بھی دشواری کا سامنا کرنا جی بہت شکریہ. کراچی میں سردی کی پہلی بارش نے موسم دلکش بنا دیا. شہری موسم کا لطف اٹھانے کے لیے سی بھی پہنچ گئے. مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے. شہر قائد میں بادلوں سے ہوئی رم جھم اور موسم ہوا آسم. سرد موسم کی پہلی بارش سے شہر کے نظارے کھل اٹھے.
शहर कायद के बासी मौसम का मजा लेने साहिल के किनारे पहुंच गए। बहुत खूबसूरत लग रहा है, कराची में बाहर आ गई है इस मौसम की वजह से। कैमल राइडिंग करी, ATV की, हॉर्स राइडिंग करी और पिक्चर्स ली हमने। फर्स्ट टाइम हम लोग पाकिस्तान आए तो मौसम इतना सर्दी का है, वरना हमेशा गर्मी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर्दी का मौसम एंजॉय करते हुए यहाँ पे। सी व्यू आते हुए बहुत अच्छा लगा, पहली दफ़ा में सी व्यू, इतनी कैमल्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। हमने यहाँ पे कैमल राइड्स भी ली, हॉर्स राइडिंग भी की और वो कुछ बग्गी वगैरह थी, उस पर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बल्कि बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि पसीना नहीं आया इतना घूमने के बाद। गुज़िश्ता रात से अब तक शहर के इलाके PAF मसरूर बेस में सबसे ज्यादा बारिश 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला रात गई तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। एबटाबाद शहर में तीसरे रोज भी बारिश जारी है। गलियात में बर्फबारी से मरी रोड समेत राब्ता सड़कें बंद हो गईं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने से शहरी घरों में महसूर हो गए हैं, बिजली भी बंद है। तो मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ुबैर अवान से। ज़ुबैर अवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में आज तीसरे रोज से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि एबटाबाद के जो सियाती मकामात हैं गलियात और ठंडियानी, वहाँ पर तीसरे रोज से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ जारी है। इस वक्त गलियात में 2 फुट तक जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी की वजह से तमाम रास्ता सड़कें जो है वो बंद हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो बिजली का निज़ाम है वो भी धर्म बरम हो चुका है। बारिश बर्फबारी की वजह से एबटाबाद में जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बुरी तरह मफलूज होकर रह चुका है। एबटाबाद में गैस प्रेशर की कमी की वजह से जो मकामी सार्फिन है उनको जो है शदीद सर्दी में शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अवान अपडेट करने के लिए। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।